विद्यार्थी मित्रों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था उच्चारण। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था संस्कृत वर्णमाला और आज की संस्कृत की कक्षा में हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थानानाम। उच्चारण स्थान तालिका। उच्चारण स्थान यानी सभी वर्णों का अपना एक प्रमुख उच्चारण स्थान होता है। इस आधार पर मुख में उच्चारण स्थान को कुछ भागों में बांटा गया है, जो क्रमशः इस तरह से है: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठतालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और एक प्रकार है जिह्वा मूल। कंठ मतलब हमारे गले के ऊपर का हिस्सा कंठ कहलाता है। यहाँ इस तरह से इसे कंठ, यह कंठ हिस्सा है। कंठ से ही हमारा बोलना संभव होता है, लेकिन कंठ से जो वर्ण बोले जाते हैं वह सभी वर्ण नहीं है। जिन वर्णों को कंठों में सम्मिलित किया गया है वह है स्वरों में अ और आ। कंठ स्वर है। व्यंजनों में क वर्ग, जिसमें आएंगे क, ख, ग, घ, अंग और अंतस्थ कुछ नहीं है। ऊष्म वर्णों में ह कंठ वर्ण है और विसर्ग जो है अयोगवाह का विसर्ग वह कंठ वर्ण है। तो कंठ वर्णों में कितने प्रकार हो गए? स्वरों में अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, अंतस्थ कुछ नहीं है, ह और विसर्ग, ये कंठ वर्ण है। उसके पश्चात दूसरा उच्चारण स्थान है तालु। यदि आप अपनी जीभ को ऊपर की ओर लगाते हैं तो वह स्थान कहलाता है तालु। इसे आप अपने जीभ से मुख के अंदर स्पर्श करके महसूस कर सकते हो, तालु। तो तालव्य स्वर कौन से है? ई और ई, ह्रस्व और दीर्घ ई, च वर्ण, च, छ, ज, झ, य, अंतस्थ य वर्ण, ऊष्म श वर्ण, अयोग वाह, और इसे नाम दिया है तालव्य। फिर से देख लीजिए, में आते हैं ह्रस्व दीर्घ ई, च वर्ग, अंतस्थ य, ऊष्म श, अयोग वाह, कोई भी नहीं है। तीसरा उच्चारण स्थान है मूर्धा। इसे भी आप अपने मुख में जीभ को स्पर्श करते हुए महसूस कर सकते हो। यदि आप अपनी जीभ को मुख में ऊपर छूते हो जीभ से, तो दांतों के जस्ट पीछे, ऊपर के दांतों के थोड़ा ही पीछे आपको एक जिगजैग तरह की स्किन महसूस होगी। वह थोड़ी सी जगह है जो इस तरह से थोड़ी जिगजैग का स्किन है, वहाँ पर त्वचा है हमारी, वह कहलाता है मूर्धा। और मूर्धव्य से बोले जाने वाले वर्ण है री। री, जब हम री और री का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीह्वा जो है वहाँ स्पर्श कर रही है, वहाँ घिस रही है, इसलिए इसे मूर्धव्य वर्ण कहते हैं। इसके अलावा ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण। ट वर्ग बोलते समय स्वतः ही जीभ जो है वह आगे से मुड़ जाती है और उसे बोलते समय ट, ठ, ड, ढ, अण, इस तरह से मूर्धव्य को छूते हुए हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं। अंतस्थ वर्ण र इसमें आता है और ऊष्म वर्ण यहाँ पर श आता है। अयोगवाह यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया गया है। अयोगवाह जो है वह मूर्धा स्वर में, मूर्धा उच्चारण स्थान में नहीं है। चौथा उच्चारण स्थान है दंत। दंत यानी दांतों के द्वारा, दांतों को स्पर्श करके जो वर्ण होता है वह दंत वर्ण कहलाते हैं। अब यहाँ दंतों को बोलने के लिए ऊपर के दांतों को हमारी जीभ जब बार बार छुएगी तो जिन वर्णों का उच्चारण होगा वह दंत वर्ण कहलाएंगे। उनका उच्चारण दंत है और वह दंतव्य कहलाते हैं। स्वरों में इसे रू सम्मिलित किया गया है। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। त वर्ग बोलते समय सभी वर्णों के लिए हमारी जीभ दांतों को टकराती है। त, थ, द, ध, न, इसे त वर्ग में त वर्ग है। ल बोलते समय भी जीभ दांतों को से टकरा रही है। स बोलते समय जीभ नहीं टकरा रही है, किंतु स बोलते समय दांतों से छूकर हवा तेजी से बाहर निकल रही है, इसलिए इन तीनों श, स और स के उच्चारण में अंतर है, क्योंकि उनका उच्चारण स्थान अलग अलग है। और जिह्वा मूल जो है वह
हमारी संस्कृत की बुक में इसका उच्चारण स्थान दिया गया है, किंतु उसका उच्चारण कहीं भी सम्मिलित नहीं किया गया है। उसके बाद में ओष्ठ। ओष्ठ वर्ण से ओष्ठों को छूकर जो वर्ण बोले जाते हैं वो ओष्ठ कहलाते हैं। स्वरों में यहाँ सम्मिलित है ह्रस्व दीर्घ उ। ऊ। जब हम ऊ का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में ओष्ठों की आवश्यकता होती है, मतलब ओष्ठ का कोई शेप विशेष बन जाता है, कोई आकार बन जाता है, इसलिए इन वर्णों को ओष्ठ वर्ण में रखा गया है। इसके अलावा प वर्ग। प वर्ग बोलते समय हमारे ओठ आपस में चिपकते हैं, प, फ, ब, भ, म, इसलिए प वर्ग भी ओष्ठ में सम्मिलित है। अंतस्थ कोई वर्ण नहीं है, उष्म कोई वर्ण नहीं है, अयोगवाह भी कोई वर्ण नहीं है, अर्थात ओष्ठ वर्ण है ऊ, ह्रस्व दीर्घ उ, प वर्ग। अंतस्थ, उष्म और अयोगवाह ओष्ठ में नहीं है। नासिक। नासिक वर्ण सभी वर्गों के पंचम वर्ण नासिक्य कहलाते हैं। इसके अलावा नासिक्य वर्णों में कोई स्वर नहीं है। सभी वर्गों के पंचम वर्ण इय, अंग, इय, अण, न, म ये नासिक्य वर्ण है, अर्थात पंचम वर्णों के दो स्थान हैं, एक नासिक्य और दूसरा वह जिस वर्ग में है उस वर्ग में उनका उच्चारण स्थान होता है। उसके अलावा नासिक्य भी उनका उच्चारण स्थान है। नासिक्य अंतस्थ नहीं होते, नासिक्य उष्म भी नहीं होते, नासिक्य अनुस्वार को नासिक में रखा गया है। इसके अलावा ऐसे वर्ण जो संयुक्त वर्ण कहलाते हैं या संयुक्त वर्ण है, उनका उच्चारण स्थान उन्हीं दो वर्णों से मिलकर, उन्हीं दो उच्चारण स्थानों से मिलकर बनता है जिसके वह वर्ण है। जैसे कंठ तालु। कंठ तालु मतलब जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है और जिनका तालु है, और यदि वह दोनों ही मिलकर कोई अन्य वर्ण बना रहे तो उसका उच्चारण स्थान भी कंठ तालु होगा। कंठ तालु में स्वर आ रहे हैं ए और ए। अब ए वर्ण का उच्चारण, ए वर्ण जो है वह अ और ई से मिलकर बनता है, अतः अ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु, इसलिए ए का उच्चारण स्थान हो गया कंठ तालु। उसी तरह ए वर्ण जो है वह अ और ए से मिलकर बनता है, अर्थात इसका एक उच्चारण स्थान भी हो गया कंठ तालु। इसमें व्यंजन सम्मिलित नहीं है, अंतस्थ भी नहीं है, उष्म भी नहीं है और अयोगवाह भी नहीं है। 8वें नंबर का उच्चारण स्थान है कंठ ओष्ठ, अर्थात वह वर्ण जो कंठ और ओष्ठों से मिलकर कोई भिन्न वर्ण बना रहे हो उसे कंठोष्ठ वर्ण में रखा जाएगा। जैसे यहाँ स्वर हो गया ओ और औ। ओ जो है वह कंठ अ और ओष्ठ उ से मिलकर बनता है, अ धन उ, ओ होता है। अ का उच्चारण स्थान कंठ है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो इसलिए ओ का उच्चारण स्थान हो गया कंठोष्ठ। और औ वर्ण जो है वह अ और ओ या औ से मिलकर बनता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान भी कंठोष्ठ होता है। यहाँ पर कोई व्यंजन नहीं है, अंतस्थ भी नहीं है, उष्म भी नहीं है और अयोगवाह भी नहीं है। इसके पश्चात 9वां उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में किसी भी स्वर को सम्मिलित नहीं किया गया है, स्पर्श व्यंजन इसमें नहीं है, हाँ लेकिन यहाँ पर उष्म व्यंजन, यहाँ अंतस्थ व्यंजन व को इसमें सम्मिलित किया गया है। सारणी में यह स्पर्श व्यंजनों में लिखा गया है, लेकिन अंतस्थ व्यंजन व है, इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजनों के कॉलम में लिखा जाएगा। तो व वर्ण बोलते समय ध्यान दीजिए, व जब हम बोलते हैं तो हमारे नीचे के ओठ ऊपर के दांतों को छू रहे हैं, नीचे का एक ओठ ऊपर के दांतों को छू रहे हैं, इसलिए इसका उच्चारण, एक ही वर्ण ऐसा है वर्णमाला में जिसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, यानी दांत और ओठ, ऊपर के दांत नीचे का ओठ, दंतोष्ठ, और वह वर्ण है व, अंतस्थ वर्ण। जिह्वा मूल के लिए कोई वर्ण यहाँ पर हमारे पाठ्यक्रम में कोई भी वर्ण जो उच्चारण जो है वह जिह्वा मूल का नहीं है, किंतु इसका एक चिन्ह अंकित किया गया है
ऊष्म वर्ण व्यंजन में उसे इस तरह से लिखा जाता है जो यहाँ पर तालिका में दिया गया है। तो यह उच्चारण स्थान की तालिका है। इसमें उच्चारण स्थान 10 तरह के हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और जिह्वा मूल। स्वर क्रमशः अ आ कंठ के लिए, क वर्ग, ऊष्म ह और अयोगवाह विसर्ग। तालुक में जो स्वर आते हैं वह ह्रस्व और दीर्घ ई, च वर्ग, अंतस्थ य, ऊष्म श और अयोगवाह यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। मूर्धा में री ह्रस्व दीर्घ री, ट वर्ग, र, अंतस्थ, श, ऊष्म और अयोगवाह यहाँ सम्मिलित नहीं है। दंत में है रु, त वर्ग, ल और ऊष्म स, अयोगवाह जिह्वा मूल का चिन्ह अंकित है। ओष्ठ के लिए आएगा उ, प वर्ग समस्त, अंतस्थ कोई वर्ण नहीं, ऊष्म कोई वर्ण नहीं, अयोगवाह नहीं। नासिक में है कोई स्वर नहीं है, सभी वर्गों का पंचम वर्ण नासिक्य होता है। इसमें भी अंतस्थ, ऊष्म और अयोगवाह नहीं होते। आगे के जो उच्चारण स्थान है वह सिर्फ स्वरों के साथ है, जैसे कंठ तालु ए, कंठोष्ठ ओ औ और दंतोष्ठ जो है वह अंतस्थ व के लिए है। जिह्वा मूल का अभ्यास क्रम हमें अपनी पाठ्य पुस्तक में नहीं दिया गया है। तो इस तरह से हम 9 उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ चुके हैं और इससे संबंधित एक सारणी यहाँ पर अतिरिक्त एक सारणी दी गई है जिसमें मुख के अंदर कहाँ पर कौन से उच्चारण स्थान लिखे जाते हैं, किस तरह से होता है, वह दिया गया है। यदि आप इस चित्र के माध्यम से भी समझना चाहो तो आप इस चित्र के माध्यम से भी इसे समझकर लिख सकते हो। तो यहाँ यह संस्कृत की कक्षा का आज का हमारा वर्णों का उच्चारण स्थान पाठ जो है वह पूर्ण होता है। मगर आप लोगों को उच्चारण स्थान की इस सारणी को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और इसे याद भी करना है। नमस्कार।